हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट पेपर 2 के लिए आंसर की, जिसमें हम सी टेट के पेपर 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसके लिए हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। 21 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ है सीडीपी के आंसर की को डिस्कस करेंगे और ये पेपर 2 के लिए आंसर की डिस्कस की जा रही है। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 15 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन 1 से 15 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आंसर की का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई सेक्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, जरूर वॉच कर लें पार्ट नंबर 1। और ये है पार्ट नंबर 2 जिसमें सीडीबी के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, सी टेट 21 दिसंबर 2021। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग अ टीचर शुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। असेसमेंट आकलन से हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। असेसमेंट फॉर लर्निंग दो प्रकार की होती हैं, फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, दो तरीके से होती हैं। तो फॉर लर्निंग कब होती है? जब टीचर जो है अधिगम के दौरान बच्चे का आकलन करता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर लर्निंग। और ये कैसी होती है? फॉर्मेटिव होती है, इसको ध्यान रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन देयर गैप्स इन देयर लर्निंग। क्या करना है टीचर को कि बच्चे के काम को एनालाइज करना है, ध्यान देना है कि क्या वर्क कर रहा है हर एक प्रत्येक बच्चे को, और उसके जो लर्निंग गैप्स हैं यानी कि जहां उसको समझने में समस्या आ रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अधिगम या लर्निंग, उनको फुलफिल करना है, उनको कंप्लीट करना है। इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग जब लर्निंग चल रही होती है उस समय टीचर जो है बच्चे के काम को देखता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। एज पर टू द थ्योरी ऑफ हॉवर्ड गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, हर शिफ्ट में हर डेट पर लगभग हॉवर्ड गार्डनर से क्वेश्चन मिला है। हॉवर्ड गार्डनर ने एक मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, तो राइट आंसर रहेगा 17 के लिए ऑप्शन नंबर 3। कैसे भाई? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, एज पर टू द थ्योरी ऑफ हॉवर्ड गार्डनर इंटेलिजेंस में बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बोलते हैं। इंटेलिजेंस इज ए जनरल एबिलिटी डेट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस, विच वन ऑफ द, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी कॉन्स्ट्रक्ट, ऐसा नहीं है। देखो इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीकों से हमने डिवाइड किया है, क्योंकि मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। इसलिए राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 3, कि इंटेलिजेंट को हमने अलग अलग तरीकों से इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस दी है। ईच वन ऑफ विच हैज़ इज यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस, कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है तो हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि वो म्यूजिकली इंटेलिजेंस है। कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा है तो उसको हम अलग तरीके की बुद्धि कहते हैं। कोई भाषाई क्षेत्र में बोलता है तो उसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। इस प्रकार से स्पार्टियल यानी कि देख के स्थानों को, स्थानिक बुद्धि किसी की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो बुद्धि के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिए हैं, और इन्होंने कई तरीके की इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस पर वर्क किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 18। इट इज़ डिफिकल्ट टू जनरलाइज क्लेम अबाउट द चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देर इज सो मच ऑफ मल्टीसिबिलिटी। रीजन आर बोलते हैं चाइल्डहुड इज ए सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो रीजन आर है वो एक ही कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता, दोनों स्टेटमेंट आपस में सेपरेटली सही हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आर क्या बोल रहा है? चाइल्डहुड इज ए सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट, है ना, सोशल कल्चरल कॉन्स्ट्रैक्ट। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाले की ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ऊपर वाला स्टेटमेंट अपना अलग सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर 18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या तरीका हो सकता है किसी भी समस्या समाधान विधि को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ दिया है सही मैचिंग हमें लगानी है। एल्गोरिदम के सामने क्या आना चाहिए? ह्यूरिस्टिक विधि के सामने क्या आना चाहिए? एनालॉजी के सामने, और मीन एंड एनालिसिस के सामने क्या आना चाहिए? तो 19 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अब 2 क्या बोलता है कि एल्गोरिदम्स किस चीज़ से मैच होगा? एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्राइब सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। एल्गोरिदम मतलब जो प्रोसीजर होता है पूरा, कि फर्स्ट स्टेप पे ये आएगा, दूसरे स्टेप पर ये आएगा, तो ये फर्स्ट मैच होगा सेकंड से। नेक्स्ट आता है बी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब क्या होता है? ये मैच होगा 4 से। एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप किसी भी फाइनल प्रोसीजर तक पहुंचते हैं, कि कुछ आउटकम निकाल के लेके आते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि मैच होगा 4 से। एनालॉजी का मतलब होता है फर्स्ट से मैच करेंगे, कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन
सिमिलर टू द प्रॉब्लम, आपके सामने जो प्रॉब्लम रखी है उस प्रॉब्लम को देख के आप दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो क्या कहलाती है, एनालॉजी कहलाती है। मीन एंड एनालिसिस का मतलब डिवाइडिंग ए प्रॉब्लम, एक समस्या को अलग अलग सब गोल्स में डिवाइड करने की विधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ह्यूमन बेबी बॉर्न विद सम इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्सेस टर्म्ड एज। जीन पियाजे से कई बार क्वेश्चन आए हैं, इस सेट में भी आप कई सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन बेबी जो होते हैं उनमें कुछ इंस्टिंक्ट होती है और कुछ रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया जो देते हैं बच्चे, तो वो किसकी वजह से होता है, माइंड मैप्स की वजह से, एकोमोडेशन, ऑपरेशन या स्कीमाज। तो करेक्ट आंसर है, आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे स्कीमा के बारे में बहुत इन्होंने बताया। स्कीमा क्या होता है, सेट ऑफ नॉलेज, सिंपल सी बात, सेट ऑफ नॉलेज जो व्यक्ति के और बच्चे के दिमाग में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, चिल्ड्रन लर्न इन ए डैश वे नॉट इन ए डैश वे। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर किस तरीके से चिल्ड्रन लर्न करते हैं, ऑप्शन नंबर 3, स्पायरल और लीनियर। इसको हम बोलते हैं स्पायरल आएगा यहाँ पर, स्पायरल वे में यानी कि पूरे इस तरीके से घूम के जो करते हैं, और लीनियर वे में नहीं करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लीनियर। तो चिल्ड्रन की जो लर्निंग होती है वो स्पायरल होती है, ये थ्योरी भी दी गई है CDP में, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्पायरल एंड लीनियर 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर दिया है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि यूजिंग ए सेट ऑफ विजुअल फॉलोड बाय डिस्कशन बेस्ड ऑन द लर्नर प्रायर एक्सपीरियंस, लर्नर हेल्प टू बिल्ड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, रीजन दिया गया लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडियाज़। तो क्या A और B सही है, ये आपको बताना है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो 22 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, एंड R जो है दोनों ही सही हैं और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 23। देखो अगेन पियाजे की से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिक ऑफ पियाजे थ्योरी। कल भी मैंने एक 17 जनवरी का जो पेपर हुआ है आप वो भी जाकर देख सकते हैं, उसमें भी मैंने CDP कराया है पेपर 2 के लिए, उसमें भी यही सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्रिटिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के दे रहा है क्वेश्चन कि क्या एक क्रिटिक है। तो पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ये एक क्रिटिक है पियाजे की थ्योरी का कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है जो बच्चे की क्षमता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें एनिमिज्म होता है बच्चे के अंदर, 2 से 6 साल की अवस्था जो होती है उसमें कुछ चीज़ों को पियाजे ने नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो ये इनका एक क्रिटिक है, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। भैया इसमें तो सारे के सारे इन्होंने पियाजे से क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। तो देखो सही ऑर्डर डेवलपमेंट के इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली स्टेज आपको पता है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल की अवस्था, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 6 से 11 या 7 से 11 आप कह सकते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि जब एडोलसेंस अडल्टहुड आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट्स हिज और classmate in the same way that he has been punished at home. This is the example of। क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक बच्चा जो है अपने क्लासमेट को उसी तरीके से मारता है जिस तरीके से उसको पनिशमेंट मिलती है घर पर, यानी कि उसके पेरेंट्स जिस तरीके से उसके साथ करते हैं वो उसी तरीके से क्लास में अपने सहपाठी के साथ में करता है। तो ये किस चीज़ का एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचनावाद का है, ऑपरेशनल लर्निंग का है यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग का है, या सामाजिक संरचनावाद का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है ना, कि भाई मैं इस तरीके से पिटाई हुई मेरी घर पर, तो उसी तरीकों को फॉलो करके वो अपने सहपाठियों के साथ में बिहेव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, what pedagogical provision should a teacher make for a student with visual impairment। भाई देख लो भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन से अब CTET में भी क्वेश्चन बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन और डिसेबिलिटी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने चैनल पर, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब रखें CTET प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या आएगा, गिव ए लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी इमेजिन, यूज ए लॉट ऑफ फाइन प्रिंट्स मटीरियल, गिव ए लॉट ऑफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, या डू नॉट डू ए लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। क्या पूछा गया, विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए क्या पैडागोजिकल चीज़ें टीचर को अरेंजमेंट करनी चाहिए एक क्लासरूम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गिव ए लॉट ऑफ वर्बल क्यूज, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। वर्बल मतलब बोल के आप उनको क्यूज दीजिए और उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए जिससे कि वो चीज़ों को इमेजिन कर सकें। भाई वो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये उनको गॉड गिफ्टेड होता है। तो आप उनको इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी दीजिए कि जिससे वो इमेजिन
कर सकें चीज़ों को और उसके थ्रू वो लर्न कर सकें, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और सुन सकते हैं। तो इसलिए आप वर्बल क्यूज़ दीजिए उनको और उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। अब आप उनको फाइन प्रिंट मटेरियल दे दोगे तो उसका वो क्या करेंगे, वो देख नहीं पाएंगे। गिव अ लॉट ऑफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, आप उनको दिखा दिखा के प्रैक्टिकल करा के करेंगे तो वो देख नहीं सकते, ये भी उनके किसी काम का नहीं है। ब्लैक बोर्ड वर्क उनका किसी काम का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टू एनकरेज ए मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट डैश गोल्स रेदर देन डैश गोल्स, कि बच्चे में एक मीनिंगफुल अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, अभिप्रेरणा देने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर 3। आपको उनको परफॉर्मेंस क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड गोल देने चाहिए रेदर देन लर्निंग गोल्स। कहने का मतलब है कि आपको उनको लर्निंग बाय परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग पर उनको फोकस करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना चाहिए, ना ही कि आपको उनको खाली रटन वाले रोल दे रहे हैं। तो परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप उनको स्वयं से करने के लिए कह रहे हैं चीज़ों को, तो बच्चा खुद के द्वारा करके बहुत अच्छे से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहाँ पर फिर दोबारा असर्शन और रीज़न का एक क्वेश्चन दिया गया है। हैव ए डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड रिच विद लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट। रीज़न बोलता है ओनली स्टूडेंट विद विजुअल एंड हियर इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। कहने का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि डाइवर्स क्लासरूम कैसा होता है, जिसमें हर एक पृष्ठभूमि से बच्चे आकर एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं। रीज़न दिया जा रहा है कि केवल डाइवर्स क्लासरूम में जो दृष्टिबाधित और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे ही उस इंक्लूसिव क्लासरूम का आनंद या बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए राइट आंसर रहेगा 28 का 1। ए ट्रू है, बस आर फॉल्स है। क्लियर हो गई बात। ए क्या है, ट्रू है कि डाइवर्स क्लासरूम में विविध वैरायटी से आए हुए बच्चे, चाहे वो सामाजिक आधार पर पिछड़े हों, फाइनेंशियल कंडीशन पर हो, कल्चर बैकग्राउंड पर हो, तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन केवल विजुअल या लर्निंग और हियरिंग एम्पेयरमेंट वाले बच्चों के साथ साथ जो जनरल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बाय टीचर इज डिटरमेंटल फॉर कंस्ट्रक्टिव टीचिंग ऑफ ए लर्निंग प्रोसेस, कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा टीचर डिटरमाइन करता है संरचनावाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये आपको बताना है। तो 29 का राइट आंसर है असेसिंग लर्निंग यूजिंग मल्टीपल मोड्स। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाना है एज ए टीचर, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को अलग अलग तरीक़ों से आकलन करेंगे और अलग अलग मल्टीपल मोड्स का मतलब है विविध प्रकार के तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए या फिर आकलन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल रिटन टेस्ट लेकर ही बच्चे को इवैल्यूएट कर लिया सब छात्रों को, तो ये गलत हो जाएगा। आपको अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मोड्स का यूज़ करना पड़ेगा बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर आप संरचनावाद पर चल रहे हो तो यानी कि आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बच्चों की, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 29 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और ये CDP का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 21 ऑफ दिसंबर के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। हाउ कैन ए कंडक्टिव क्लासरूम एथॉट्स फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कहने का मतलब है कि जो कंडक्टिव क्लासरूम होता है उसमें लर्निंग को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ में। फॉलोइंग ए रिजिड कैरिकुलम, यानी कि आप क्लास में एक बहुत ही कठोर पाठ्यक्रम को डिस्कस करें। डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, देखो आप क्लासरूम कैसा है आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला क्लासरूम है, LD वाला। और LD में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की समस्या होती हैं बच्चों के पास कि वो पढ़ने बोलने में परेशानी होती है, किसी बच्चे को लिखने में परेशानी होती है। तो इस तरीके के अधिगम समस्या वाली क्लास में, कंडक्टिव क्लास में आप किस तरीके से लर्निंग को बेहतर बनाएंगे। थर्ड बोलता है इंश्योर स्टैंडर्ड असेसमेंट, और फोर्थ बोलता है कि कोई भी आप टॉलरेंस नहीं करेंगे अगर बच्चे गलत या मिस्टेक्स करेंगे तो ये हटा दो। फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। स्टैंडर्ड असेसमेंट, फॉलो ए रिजिड कैरिकुलम, ये भी हट गया, यहाँ से बचा गया दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर देखो कौन सा बेस्ट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 30 का राइट आंसर कि आप जो है डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पेडागोजिकल डाइवर्स का मतलब क्या है, सभी के लिए जो काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया हो, है ना, डिसकैलकुलिया यानी कि वो गणितीय सवाल को समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस करता हो, तो उसके लिए कुछ पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी उसके लिए कुछ अलग होंगी। हो सकता है एक बच्चा डिसलेक्सिया है ना,
कि उसको बोलने संबंधित कुछ यानी कि रीडिंग संबंधित डिसऑर्डर है, तो उसके लिए आप असेसमेंट या उसके लिए पढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज अलग यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर है डाइवर्स क्लासरूम का मतलब ही यही होता है कि आपको एक तरीके से नहीं मल्टीपल तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे 15 रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए। सीडीपी का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है आंसर की। वीडियो में कोई भी कमेंट हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नए आंसर की के साथ में, जिसमें हम ईवीएस को भी डिस्कस करने वाले हैं और मैथ साइंस के भी पेपर को डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।